नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से आ रही बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी की आज कैबिनेट मीटिंग होगी। कैबिनेट मीटिंग में आज जो कई प्रस्ताव आएंगे, नगर विकास, पर्यटन समेत कई प्रस्ताव आज कैबिनेट मीटिंग में इन पर चर्चा होगी। कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर भी लग सकती है। सुबह 11 बजे लोक भवन में ये बैठक आयोजित होगी। सुबह 11 बजे के करीब कैबिनेट की मीटिंग होगी। कैबिनेट की बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज होगी और लोक भवन में इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सभी मंत्रिमंडल के सदस्य सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ लोक भवन में आज मौजूद होंगे और सुबह 11 बजे ये कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होगी। कई उद्देश्यों से ये बैठक, आज की कैबिनेट की मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई प्रस्ताव जो हैं वो आएंगे, उन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल की राय भी उन प्रस्तावों को लेकर मांगेंगे। लंबी चर्चा की जाएगी और आज उम्मीद जताई जा रही है कि कई प्रस्तावों पर मुहर भी आज इस कैबिनेट मीटिंग के दौरान लगाई जा सकती है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी। नगर विकास, पर्यटन समेत कई प्रस्ताव जो है वो सामने रखे जा सकते हैं। कई अहम प्रस्तावों पर आज चर्चा के बाद मुहर भी लगाई जा सकती है और सुबह 11 बजे लोक भवन में ये कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। बेहद अहम और महत्वपूर्ण ये कैबिनेट बैठक मानी जा रही है। 9 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होने हैं और जिससे पहले कई सौगातें जो हैं वो देने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश की जनता को। और कई प्रस्तावों को आज पेश किया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने। उन प्रस्तावों पर चर्चा करके, उन पर बातचीत करके, सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों की राय लेने के बाद कई प्रस्तावों पर आज मुहर लगाई जा सकती है। सुबह 11 बजे यानी कि करीब आधे घंटे बाद ये बैठक लोक भवन में शुरू होगी और हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। मिश्रा जी, आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सुबह 11 बजे लोक भवन में बैठक आयोजित होगी। क्या एजेंडा, क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे बैठक के दौरान जिन पर आज चर्चा होगी? सर देखिए, आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैबिनेट की बैठक के एजेंडे जो है सिर्फ जो है कयास लगाए जाते हैं। यूपी गवर्नमेंट जो है, जब से सीएम योगी आदित्यनाथ 7 साल से सीएम बने हैं, तब से इन्होंने कभी कैबिनेट के एजेंडे बाहर नहीं आने दिए और ज्यादातर यही होता है कि जो है जो मुद्दे अधिकारी बताते हैं वही लोग मान लेते हैं और बाद में अचानक कैबिनेट मुद्दे लाए जाते हैं। लेकिन जहां तक अभी तक अफसरों की बात है तो मेन मुद्दा जो है, जो असली आना है, तो नगर विकास और विभागों तो आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी आपराधिक मामले जो बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो उसको लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना अच्छा उपयोग किया जाए और कैसे पुलिस इसका बेहतर उपयोग करके लोगों को जो है इसको सचेत भी करे और साइबर सुरक्षा को लेकर के, रोबोटिक जैसे मुद्दों को लेकर, क्षेत्रों को लेकर के ये बड़े मामले सामने लाए जा रहे हैं और जिन पर आज कैबिनेट विचार विमर्श करेगी। और ग्लोबल कैपेबिलिटी कितनी है, कहीं जो देखिए साइबर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों को जो है डिजिटल अरेस्ट करके जो है लाख करोड़ रुपए वसूले जा रहे हैं। यूपी में रोज 2-4 ऐसे केस होते हैं और इन मुद्दों को लेकर सीएम काफी जो है गंभीर भी हैं और ये कई मुद्दों को लेकर के आज उन्होंने सीधा सा कहा है कि आज जो है इस मुद्दे पर चर्चा होगी और संबंधित अफसरों को भी तलब किया गया है ताकि जो है इसके बाद में वो अफसर पूरी उनसे जो रणनीति मांगी गई है वो रणनीति लाएं। और नगर विकास की जहां तक बात, देखिए प्रदेश के जब चुनाव नजदीक हैं तो विकास के मुद्दे जो भी हैं वो नगर विकास से डिस्कस होंगे, जो मुद्दे पेंडिंग हैं उनको लाया जाएगा। अब ज्यादातर जो ये माना जा रहा है कि जो नगर विकास और चुनाव प्रचार के, चुनाव के संबंधित मुद्दे हैं उन पर जो सरकार विचार करेगी और देखेगी कि जल्दी से जल्दी हम क्या लागू कर दें कि जो है चुनाव लोगों को और फायदा मिले। और जहां तक और कैबिनेट बात है तो दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, कैबिनेट मंत्री रहेंगे, तो जाहिर है कि अब चुनाव आने वाले हैं, चुनाव पे बात होगी कि उपचुनाव में कैसे उनकी तैयारी रहेगी, इस पर भी बाद में चर्चा हो सकती है। लेकिन कैबिनेट जो है, जो दर्जन में प्रस्ताव आने जा रहे हैं उसमें ज्यादातर G20 के भी कुछ प्रस्ताव हैं और इन पर भी मुहर लगेगी कि जो आए हुए हैं लंबित हैं और बाकी जो है ये साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा लेकर के इस पर सबसे ज्यादा जो डिस्कस होने को उम्मीद की जा रही है। जी तिशा। अब बिल्कुल मिश्रा जी, जो 2 मुद्दे आपने अभी जिनका जिक्र किया, साइबर क्राइम, बढ़ते अपराध, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो कि बहुत सुर्खियों में रहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो क्या आज यदि कोई बड़ा फैसला इनसे संबंधित लिया जाता है कैबिनेट की मीटिंग में, तो ये भी कह सकते हैं कि उपचुनाव क्योंकि नजदीक है 9 विधानसभा सीटों पर, तो जनता पर एक सकारात्मक प्रभाव जो है वो
क्यों पड़ता हुआ नजर आएगा, जिससे जो आगामी उपचुनाव है उन पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? हाँ, स्वाभाविक भी है कि अगर इन पर कोई अच्छा ऐसा निर्णय होता है कि पब्लिक को राहत मिलती है और जो है जितने जालसाज हैं इन पर नियंत्रण सरकार कर पाती है और कम साइबर क्राइम रोकने में सफल होती है। कि अभी साइबर सेल तो बनी है, लेकिन साइबर सेल में उतने त्वरित जो है एक्शन नहीं हो पा रहे हैं जितनी जल्दी उम्मीद की जाती है। लोग जाते हैं, उनको हफ्तों लग जाते हैं, अगर किसी अकाउंट से पैसा चला गया उसको वापस लाने में इतना समय लग जाता है, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं है। तो अपने यहाँ जो है इस मुद्दे को सरकार चाहती है कि विदेशों के टर्म में ग्लोबल कैपेबिलिटी जो है इस मुद्दे जो है उसको भी यूपी में लागू किया जाए और उसमें देखा जाएगा कि कैसे कैसे दूसरे प्रदेश में बैठे साइबर अपराधी और यूपी के लोग अपना शिकार बनाते हैं, तो कैसे उन पर नियंत्रण किया जा सके। इस पर जरूर अगर ये हो गया और इस पर कोई सही निर्णय हो गया तो जरूर इसका फायदा मिलेगा, तो आम जनता को उसको राहत भी मिल सकती है। जी सीता, बिल्कुल। तो देखने वाली बात होगी फिलहाल तो कि क्या कुछ फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए जाते हैं, लेकिन अभी के लिए आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी जानकारी के साथ। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उपचुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी वो अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी से प्रचार प्रसार का जो कैंपेन है वो शुरू करेंगे। सभी सीटों पर 3 दिन में 9 जनसभाएं करने वाले हैं। 8, 9 और 11 नवंबर ये 3 तारीखें हैं, जिन 3 तारीखों के दौरान 9 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और जो 9 सीटें हैं विधानसभा की जिन पर उपचुनाव होने हैं, वो सभी सीटें इन 3 दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कवर करने वाले हैं 9 जनसभाओं के जरिए। ये जनसभाएं होंगी, दोनों डिप्टी सीएम भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मंत्रियों को अपनी प्रभार वाली सीटों पर प्रवास के निर्देश दिए जा चुके हैं, प्रभारी मंत्री भी जनसभाएं करेंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर मंत्रियों से लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम पूरा जो है यहां पर पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो उपचुनाव जिन 9 विधानसभा सीटों पर होने हैं उसको कहीं ना कहीं आगामी जो 2027 का विधानसभा चुनाव है उसका सेमीफाइनल माना जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां एडी चोटी का जोर यहां पर लगाती हुई नजर आ रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 3 तारीखें हैं, 8, 9 और 11। इन तीनों दिनों को 8, 9, 11 नवंबर को 9 जनसभाएं कुल मिलाकर संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी सीटों को कवर करेंगे। टीएन मिश्रा हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। मिश्रा जी, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रचार प्रसार जोरों पर है, डेप्यूटी सीएम की बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, मंत्रियों को भी प्रभार सौंपा गया है, तो अब जो चुनावी कैंपेन है वो जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, जैसे देखिए लगातार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी है जो 9 सीटों जहां जहां चुनाव हैं उन पर 12 कैबिनेट मंत्री और 30 राज्य मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये वहाँ रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं, लोगों से लगातार बूथ स्तर से भी लोगों से मिल रहे हैं और ब्लॉक स्तर से और तहसील स्तर और जिले स्तर से चारों स्तरों पर जो भाजपा का मजबूती के लिए लगी हुई है, जो कि चुनाव अभियान में सबसे बड़ी देखिए बात यह कि खुद योगी आदित्यनाथ इसका मोर्चा संभाले हुए हैं और उन्होंने कमान अपने हाथ में ले रखी है। उनके साथ उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम को भी जिम्मेदारी दे रखी है और सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो स्टेट मिनिस्टर्स को भी लगाया गया। इसके अलावा जो उनके सहयोगी दल हैं, चाहे वो ओपी राजभर हों और चाहे संजय निषाद हों, इनको भी लगातार कहा गया कि अपने अपने क्षेत्र में जाएं और जहां इनका वोट बहुमत है इनकी पार्टी के लोगों का, वहां पर जाकर के और पार्टी के लोग ज्यादा जो है बीजेपी पक्ष में वोट डलवाएं। तो इन लोगों को भी संजय राजभर और जो है संजय निषाद और जो है ओपी राजभर, ये दोनों भी पहुंच गए हैं, फील्ड में लगे हुए हैं और साथ में मंत्री दोनों डिप्टी सीएम लगातार लगे। और सीएम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 8 तारीख जब शुरुआत करेंगे तो ये माना जा रहा है कि ये आगाज जो है इनका 3 दिन तक चलेगा, 8, 9, 11, और इनमें सारी 9 सभाएं करके ये सभी क्षेत्रों को मथेंगे और उसके बाद अपनी नीतियों से, अपने लॉ एंड ऑर्डर से और प्रदेश की स्थितियों से, प्रदेश के विकास से लोगों को अवगत कराएंगे और उसी के आधार पर वोट मांगेंगे। अब जहां तक बात आपने अभी कही कि जो है इसे अगले विधानसभा चुनाव 2027 का जो टेस्ट है ये सही करिए, लिटमस टेस्ट ही साबित होगा, क्योंकि सरकार का दावा है कि हम 9 से 9 सीटें जीतेंगी। अगर बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं 9 से 9 सीटें, मुख्यमंत्री कह रहे हैं 9 से 9 सीटें जीतेंगी और कहीं अगर हालत दूसरी हुई, लोकसभा की स्थिति आई, तो स्वाभाविक है कि सरकार पर असर पड़ेगा और इसका जो है दूरगामी परिणाम भी सामने होंगे।
क्योंकि विपक्ष भी कह रहा है हम 9 से 9 सीटें जीतेंगे, तो टक्कर तो होगी, लेकिन टक्कर कांटे की टक्कर है इस बार, क्योंकि 5 सीटें भी जो हैं 10 सीटें थी, जो 5 उसमें भाजपा की थी, 5 उसमें जो है सपा की थी। लेकिन अब क्या है कि जो है 1 सीट चुनाव नहीं हो रहा है, तो 9 सीटें बची, 9 में जो है भाजपा 9 सीटें जीतने का दावा कर रही है, और इसी लेकर के इस टारगेट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और सारे मंत्री उनके सब फील्ड में लगे हुए हैं, और जिनका जहां जहां जितना भी मौका मिल रहा है वो प्रचार भी कर रहे हैं और वोट ज्यादा से ज्यादा डलवाने की कोशिश करेंगे। जी प्रसाद। अब बिल्कुल मिश्रा जी, लिटमस टेस्ट जरूर होने वाला है आगामी जो विधानसभा चुनाव है 2027 का, ये उपचुनाव निश्चित तौर पर लिटमस टेस्ट है। लेकिन लोकसभा के परिणाम हमने देखे, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कहीं ना कहीं ये उपचुनाव जो है थोड़ी चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है ही, और जो जितनी ताकत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं चुनावी मैदान में उतर के झोंकते हुए अब नजर आने वाले हैं, 3 जनसभाएं करेंगे, तो कहीं ना कहीं साख पर अब बनाई है भारतीय जनता पार्टी की ये 9 सीटें जीतना। हाँ देखिए, ये सही बात है, सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी कह रहे हैं कि लगातार, देखिए पहले सीएम ऐसे हैं कि सुबह से लेकर के और रात तक लगातार काम करते हैं, तो इनका क्या है, सुबह निकल गए, अगर जो एक दिन में 3 सभाएं करने का उनका टारगेट है, और जहां चाहते हैं वो जिस इलाके में है, जो प्रत्याशी इंडिया लड़ रहा है, तो इंडिया गठबंधन को लेकर के उनकी एकदम सीधा कहना है कि इंडिया गठबंधन कोई सीट नहीं मिलेगी, उसके सब चोसलेबाजी है, ये उनका कहना था। लेकिन इंडिया गठबंधन है कि वो भी पुराने जो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के, महंगाई के मुद्दे को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दे को लेकर के, पहले भी था कानून व्यवस्था को लेकर के, और जो है संविधान को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर लोकसभा में तब वो चुनाव लड़ा था, उन्हीं मुद्दों को लेकर के कमोबेश आज जो चुनाव लड़ रहा है। और इस बार चूंकि इंडिया गठबंधन में जो है कांग्रेस का बैकएंड समर्थन कर रही, खुद कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, तो सपा के प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, और पूरी कोशिश की जाए इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के यूपी में जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके, और जो है सरकार को एक बार फिर जो लोकसभा की तरह जो है पटकनी देने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ इसे कतई सहमत नहीं है, वो लगातार उनका कहना है कि हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे, और हमारा चुनाव जो है हमारे कानून व्यवस्था और जो उनके विकास के ऊपर होगा, जिससे जो है आम जनता खुश है, और वो हमको जो है इस बार फिर चुनेगी। जी साहब। बिल्कुल, अभी फिलहाल तो चुनाव प्रचार प्रसार जोरों पर है ही, और देखने वाली बात होगी कि इसका प्रभाव जो है वो उपचुनाव पर क्या पड़ता है, परिणाम क्या होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए टीएन मिश्रा जी, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे रायबरेली से इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी के साथ। कल रायबरेली दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास राहुल गांधी कल रायबरेली पहुंचकर करेंगे। शहीद चौक का भी उद्घाटन राहुल गांधी करेंगे, दिशा की होने वाली बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है, लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं कि उपचुनाव से पहले किस तरह से सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए प्रचार प्रसार में नजर आ रहे हैं। बीजेपी का चुनावी कैंपेन किस तरह का रहेगा उस पर अभी हमने चर्चा की, और अब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचेंगे। रायबरेली पहुंचकर कई बड़ी सौगातें जो हैं वो देते हुए नजर आ सकते हैं। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस दौरान रायबरेली पहुंचकर करेंगे। शहीद चौक का भी उद्घाटन कल राहुल गांधी करने वाले हैं। दिशा की होने वाली बैठक में भी राहुल गांधी, जो कि नेता विपक्ष हैं, वो करेंगे। और कल रायबरेली का दौरा, कई कार्यक्रम रायबरेली में राहुल गांधी के कल प्रस्तावित है। शहीद चौक का उद्घाटन भी करेंगे। राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता रायबरेली से जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे ले लेते हैं। राहुल, कल राहुल गांधी का रायबरेली का दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले उनके रायबरेली में? जी, राहुल गांधी जो कि रायबरेली के सांसद हैं, उनका कल एक 2 दिवसीय दौरा है रायबरेली का। वो सबसे पहले 10:30 बजे फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से सड़क मार्ग होते हुए 11 बजे रायबरेली शहर में डिग्री कॉलेज चौराहे पे पहुंचेंगे। वहां पे नवनिर्मित शहीद चौक में उद्घाटन करेंगे। फिर 11:30 बजे वह कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचेंगे, जहां पर वह दिशा की बैठक में सम्मिलित होंगे, और ये बैठक 11:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक चलेगी। इस दौरान जिले के सारे आला अधिकारी व कई नेता लोग भी मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल मिश्रा जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कल कई कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित है राहुल गांधी के। रायबरेली पहुंचेंगे राहुल गांधी, रायबरेली का दौरा बेहद महत्वपूर्ण, और वो भी उपचुनाव से पहले बहुत अहम ये दौरा राहुल गांधी का माना जा रहा है। शहीद चौक का उद्घाटन करेंगे राहुल गांधी, दिशा की होने वाली बैठक में भी शामिल होगी। कई देर तक ये बैठक चलेगी, और रायबरेली पहुंचकर कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी राहुल गांधी करेंगे।
और चलिए अब आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी जानकारी के साथ। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें। समाजवादी पार्टी को गठबंधन से अब जवाब का इंतजार है। 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जा चुके हैं। सीटों को लेकर बात बनी तो नाम जो है वो अब वापसी होंगे। कांग्रेस पार्टी ने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद अगर समाजवादी पार्टी को गठबंधन से किसी तरह का जवाब मिलता है और आपसी सहमति दोनों के बीच में बन पाती है तो उसके बाद ये 10 सीटों पर उतारे हुए प्रत्याशी, इनके नाम वापसी होंगे। अभी फिलहाल महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर गहमागहमी बनी हुई है, लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। इससे पहले आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर भी लगातार खींचतान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जारी थी, लेकिन उसके बाद यही फैसला लिया गया कि कांग्रेस पार्टी समर्थन जरूर देगी लेकिन अपना कोई प्रत्याशी इन सीटों पर नहीं उतारेगी। जिसके बाद अब जब महाराष्ट्र में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसकी बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को इंतजार है गठबंधन से जवाब का। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। वाराणसी से बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है उसके साथ सीएम योगी के बयान के बाद पोस्टर वार जारी है। बटेंगे तो कटेंगे के बाद पोस्टर वार जारी है। अब हिंदू को जाति में ना बांटने का पोस्टर रिलीज हुआ है और ये पोस्टर जगह जगह लगाया गया है। हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे का पोस्टर लगाया गया है। इसके बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस और अभिसूचना इकाई सक्रिय है। वाराणसी के लंका क्षेत्र में ये पोस्टर लगाया गया है। बीएचयू के स्टूडेंट्स विवेक सिंह ने ये पोस्टर लगाया है। बीएचयू के कई स्टूडेंट्स ने मिलकर इस पोस्टर को क्रिएट किया है और बीएचयू का एक छात्र विवेक सिंह ने इस पोस्टर को लगाया है। हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश के जैसे कटेंगे, इस पोस्टर पे ये लिखा हुआ है। इस पोस्टर को बीएचयू के बच्चों ने बनाया है और बीएचयू का एक छात्र विवेक सिंह, उसने इस पोस्टर को रिलीज करके लगाया है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में ताबड़तोड़ खबरों के साथ। अमरोहा में रातों रात भू माफिया ने बनवाड़ी तालाब पर किया कब्जा। पुलिस और प्रशासन को नहीं लगी भनक। ईओ ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में 3 पुलिस बल ने किया ध्वस्त। कानपुर देहात में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने साइकिल सवार 2 लड़कियों को मारी जोरदार टक्कर, गंभीर रूप से हुई घायल। प्रयागराज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हत्या के मामले का किया खुलासा। डीसीपी ने बताया प्रेमिका के घर वालों ने की थी मनदीप की हत्या। उन्नाव में गंगा नहाने गए 3 किशोर डूबे, 2 को गोताखोरों ने बचाया, एक की डूबने से हुई मौत। मौके पर पहुंचा पुलिस बल, परिजनों को दी सूचना। संत कबीर नगर में दबंग पाटीदारों ने मां बेटी पर बरपाया कहर, लाठी डंडे और चाकू से हमला करके किया घायल। पहले शिकायत पर पुलिस ने नहीं की थी कोई कार्रवाई। बदायूं में पुलिस और एसओजी टीम ने किन्नर की हत्या और लूट की घटना का किया खुलासा। पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कन्नौज में रेलवे ट्रैक के पास मिला किशोरी का शव, परिजनों ने किशोरी के प्रेमी और उसके बहनोई पर लगाया हत्या का आरोप। आरोपी की तलाश कर रही पुलिस। संत कबीर नगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मोटरसाइकिल चोर गैंग के 5 लोगों को किया गिरफ्तार। कानपुर देहात में 24 घंटे बाद भी नहीं थमा मासूम की मौत का मामला, कार्रवाई पर अड़े परिजन, शव का नहीं किया अंतिम संस्कार। कन्नौज में लीकेज गैस सिलेंडर में आग लगने से 11 लोग झुलसे, आनंद फानंद में सभी को भेजा गया अस्पताल। फर्रुखाबाद में ट्रेन से कटकर 3 गाय और 1 बछड़ा सहित 4 गोवंशों की हुई मौत। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की करी शुरुआत। प्रतापगढ़ में मामूली कहासुनी के दौरान युवक को मारी गोली, घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में प्रयागराज से किया रेफर। पुलिस मौके पर जांच में जुटी।
आगरा में जमीनी विवाद को लेकर दो सगे भाइयों में हुई जमकर मारपीट। विवाद में 6 लोग घायल, इलाज के लिए सीएचसी में कराया भर्ती। अमरोहा में अज्ञात हमलावरों ने किसान की करी हत्या, परिजनों में मचा कोहराम। सूचना मिलते ही सीओ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। दीपावली के बाद ट्रेनों में भीड़ के प्रबंधन के लिए डीआरएम एसएम शर्मा पहुंचे 4 बार। लखनऊ से चलने और गुजरने वाली ट्रेनों की कर रहे मॉनिटरिंग। फर्रुखाबाद में दबंगों का आतंक, दबंगों ने 3 लोगों को किया लहूलुहान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार, 90,000 रुपए और एक मोबाइल भी किया बरामद। बुलंदशहर में कार से बाइक टकराने पर दोनों पक्षों में हुई मारपीट और पथराव। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शामली में कुख्यात हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने गई यूपी पुलिस की एसओजी टीम पर किया हमला। एसपी के आदेश पर 3 नामजद समेत 13 महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बस्ती में हिट एंड रन का केस, बीएमडब्ल्यू से शख्स को रौंदने वाली बीजेपी नेता का बेटा गिरफ्तार, 48 घंटे में दबोचा गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।